दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैग के बारे में। 1960 में इस पद को ऑडिटर जनरल बोला जाता था अंग्रेज़ों के समय में। फिर 1966 में इसे महालेखा परीक्षक कहा जाने लगा। पहले ये मतलब 1960 में ये जो संस्था है वो अंग्रेज़ों द्वारा संचालित होती थी और उनके अंडर में काम करती थी। लेकिन 1966 से ये बदल दिया गया और वही चीज़ें जो हैं आज भी चल रही हैं। संविधान के अध्याय 5 में इस संस्था का वर्णन है। दोस्तों, कैग एक ऐसी संस्था है जो स्वतंत्र निकाय है। इसमें किसी भी तरह का किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इवन सरकार का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो स्वतंत्र निकाय का मतलब ये हुआ कि आप अपनी मर्ज़ी से उस कानून के अंदर में जिसके भी आप आते हैं, जैसे संविधान के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर आप अपना काम कर सकते हैं। आज इस टॉपिक को चुनने का रीज़न ये है कि कैग के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही हैं। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि जो स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र संस्था है, इसके जो अध्यक्ष अभी बने हुए हैं गिरीश इसके पहले जम्मू कश्मीर और रातों रात उनको बदल कर वहाँ पे सिन्हा जी को भेज दिया गया और हमारे भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक बन गए मुर्मू जी। कहा जाता है कि मुर्मू जी ने मोदी जी के साथ जब वो गुजरात में थे तो उनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन जैसे भारत भूषण जी ने भी ये बोला है कि मुर्मू जी जो हैं इनको ऑडिट का किसी भी तरह का कोई भी जो है वो आइडिया नहीं है। इस क्लिप के माध्यम से आप देखिए। ऐसे ऐसे लोगों को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया। अभी वो मुर्मू साहब जो कि गुजरात के एक आईएएस ऑफिसर हैं, जिनको ऑडिट का कोई आइडिया नहीं है, उनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया। उनको पहले कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया था। तो दोस्तों, क्या हमारी आम जनता के जो पैसे हैं उसका जो लेखा जोखा होता है, जो खर्चा होता है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बारे में हमें जानने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। और ये हमें कैसे पता चलता है? अब चूंकि हम डायरेक्ट तो पता नहीं कर सकते हैं ना कि सरकार ने कितने पैसे कहाँ खर्च किए। तो सरकार का जो ब्यौरा होता है, सरकार जो पैसा खर्चा करती है उसका ऑडिट जो है ये महालेखा परीक्षक हमारे करते हैं। और जब ये रिपोर्ट तैयार करते हैं केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार में अलग, तो ये सारी रिपोर्टों का जो ब्यौरा है फिर हमारे सामने आता है। क्योंकि महालेखा परीक्षक जो हैं संसद में राष्ट्रपति के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, इसके पहले 2013 में आपको याद होगा विनोद राय जी थे महालेखा परीक्षक। तब 2G घोटाला सामने आया था और इस घोटाले से आप सबको पता है कि सरकार ही सारी पलट गई। 2014 से लगभग हर साल कई ऐसी रिपोर्टें 40% या 50% रिपोर्टें 90 दिन के बाद पार्लियामेंट को भेजी जाती हैं। और यही हाल अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज का है कि वहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो ऑडिट रिपोर्ट है वो अगर 2-3 महीने के 4 महीने के बाद भेजोगे, 90 दिन के बाद भेजोगे, तो उसका जो औचित्य है वही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक स्क्रूटिनी नहीं होगी, संसद में स्क्रूटिनी नहीं होगी, पार्लियामेंट में स्क्रूटिनी नहीं होगी या लेजिस्लेटिव असेंबली में स्क्रूटिनी नहीं होगी और रिपोर्ट लेट आएगी, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो कई जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, जो सरकार के बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, अगर उनकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, या आपकी इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन है, या नमामि गंगा है, या आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम 2018 की है, अगर वो रिपोर्ट आप 90 दिन का उसको डिले करोगे तो निश्चित रूप से उसकी कोई स्क्रूटनी नहीं होगी। आपको याद होगा कि जब वो 2G का मामला हुआ था और उस समय विनोद राय ने ये कहा था कि 7 दिन के बाद रिपोर्ट रखनी चाहिए, और वहाँ तो 1,76,000 करोड़ का प्रिजम्पटिव लॉस होने के बाद इतना बवाल उछला, और उसके बाद जब खोदा पहाड़ और निकली चुईया
क्योंकि जब मैटर गया कोर्ट में तो वहां जज साहब कहते रहे कि मैं तो सालों साल और महीनों महीने इंतजार करता रहा कि कब कोई एविडेंस लाएंगे गलत काम के, और उन्होंने सबको बरी कर दिया। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एक विनोद राय साहब ने क्या किया, मतलब कि सरकार को हिला दिया और एक गलत तरीके से सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया, और दूसरी तरफ जब ये सरकार आई है 2014 के बाद तो रिपोर्ट पेश नहीं की जाती, 90 दिन बीत जाते हैं, और 2019 में तो लगभग 17 रिपोर्ट 90 दिन के बाद आई है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ। उस टाइम पे 150 से 200 रिपोर्ट्स एक साल में बनाई जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में वो संख्या घटते 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 मान लीजिए अभी 76 अराउंड हो गई है। ऑडिट रिपोर्ट पेश हुई थी 33 केंद्र सरकार और 102 राज्य सरकारों के लिए। 2013-14 के साल में सीएजी ने 134 रिपोर्ट तैयार की थी, 32 केंद्र और 102 राज्य सरकारों के लिए। अब देखिए इसमें गिरावट आती जाएगी। 2014-15 के वर्ष में सीएजी ने 162 ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी, 38 केंद्र सरकार और 124 राज्य सरकारों के लिए। 2015-16 के लिए सीएजी ने 188 रिपोर्ट तैयार की थी, 53 केंद्र सरकार, 135 राज्य सरकारों के लिए। 2016-17 में 150 रिपोर्ट तैयार होती, 49 केंद्र सरकार और 101 राज्य सरकारों के लिए, लेकिन यहां से संख्या घटने लगती है। 2017-18 में 98 रिपोर्ट तैयार हुई थी, 32 केंद्र सरकार, 66 राज्य सरकारों के लिए। 2018-19 में सीएजी ने 73 रिपोर्ट ही तैयार की, 15 केंद्र सरकार और 58 राज्य सरकारों के लिए। कुछ आर्थिक सलाहकार हमारे ऐसे हैं, उनका ये मानना है कि रिपोर्ट्स का कम ज़्यादा होना उतना ज़रूरी नहीं है। मैटर ये करता है कि किस रिपोर्ट को कब बनाना चाहिए और उसकी आवश्यकता कितनी है। अब जैसे हम बोलते हैं कि भाई आपदा आ गई, आपदा बहुत सारे तरीके की होती है। एक तो बाढ़ वाली आपदा ले लीजिए, रिसेंटली अभी जो बिहार और असम में चल रही है। तो अब बिहार और असम जैसे राज्यों में तो हर साल जो है बाढ़ आती है, तो हर साल इसकी रिपोर्ट्स बननी ही चाहिए। लेकिन जो अदर राज्य हैं वहाँ पे ये वाला आपातकाल बारिश के कारण कम होता है, तो वहाँ पे नहीं बनना, वहाँ पे ये रिपोर्ट नहीं बनेगी। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स जो हैं वो कम ज़्यादा हो जाती हैं। तो चलिए हम इस बात को हटा देते हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें, या जिन रिपोर्ट्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, लेकिन वो रिपोर्ट्स का भी कोई अता पता नहीं है। और वैसे भी आप किसी भी रिपोर्ट को तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा 23 दिन का टाइम आपको लग सकता है, और ज़्यादा हुआ तो 60 दिन का आप टाइम ले लीजिए। लेकिन दोस्तों अभी ये हो रहा है कि 24 महीने, मतलब पूरे 2 साल तक रिपोर्ट्स हमारी पेंडिंग रह रही है। 18 से 24 महीने की देरी हो रही है। क्या हम एक और संवैधानिक संस्था के अवसान यानी पतन को देख रहे हैं? हाल ही में स्क्रोल ने भी एक रिपोर्ट छपी है, स्क्रोल में, जिसमें 2014 से 2019 के बीच सीएजी की रिपोर्ट में देरी का पूरा ब्यौरा है। 2014 से 2019 के बीच संसद में सीएजी की 42 रिपोर्ट पेश होने में 90 दिनों से अधिक की देरी की गई। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और संसद में पेश होने के बीच का यह अंतर है। 2014 में संसद में 32 रिपोर्ट पेश हुई थी, 8 रिपोर्ट के पेश करने में 90 से अधिक दिनों की देरी हुई। 2015 में संसद में 31 रिपोर्ट पेश हुई, 6 रिपोर्ट देर से रखी गई। 2016 में 47 रिपोर्ट पेश हुई, जिनमें से 2 देरी से रखी गई। 2017 में संसद में रखी गई 38 रिपोर्ट में से 10 देरी से पेश की गई। 2018 में जब मोदी सरकार अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रही थी, तब देरी से पेश होने वाली रिपोर्ट की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। 2018 में 17 ऑडिट रिपोर्ट पेश होती है, जिनमें से 8 90 दिनों से अधिक की देरी से संसद में पेश होती हैं। उसी तरह 2019 में संसद के पटल पर 21 रिपोर्ट रखी जाती है, जिनमें से 7 यानी 1/3 रिपोर्ट 90 दिनों से अधिक की देरी से पेश होती है। ये कहाँ की बात है ये? तो इन सब चीज़ों के लिए
हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। अब जैसे मुर्मू जी बन गए हैं तो देखते हैं वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो आज के टॉपिक में बस मेरा डिस्कशन करने का यही मतलब था कि जिन्हें ऑडिट का कोई तजुर्बा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी द्वारा रातों रात जो है महालेखा परीक्षा। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्या आम जनता को यह राइट्स नहीं है कि उसका पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी रिपोर्ट्स हमें टाइम से मिले और हमें पता चले कि सरकार क्या कर रही है इन पैसों का और क्या नहीं कर रही है। दोस्तों मेरा ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मैंने अगर कुछ गलती की हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि ऐसे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम वीडियो बना सकते हैं। मेरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।